तो दुनिया के कई देशों में इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। नॉर्वे, इटली समेत कई देशों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वहां पर सूर्य ग्रहण का असर भी शुरू हो चुका है। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, नॉर्वे, इटली समेत कई देशों में अब सूर्य ग्रहण दिखना शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन भारत में इसका असर 4 बजे के बाद दिखाई देगा। लगातार हमारे साथ आचार्य इंदु प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, सवाल मेरा अब ये है कि जो लोग बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जो लोग अस्वस्थ हैं, तो क्या सूर्य ग्रहण का असर उन पर भी पड़ेगा? सूर्य ग्रहण के दौरान जो नियम हैं, क्या उन पर भी वो तमाम नियम लागू होंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है और इस प्रश्न को किया जाना चाहिए और इसका उत्तर भी दिया जाना चाहिए। देखो देवी प्रिया, क्या है कि इट्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू रिलेटिविटी। एक यंग व्यक्ति को, एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को एक लंबे जीवन तक जीना होता है, और जो वृद्ध हैं, जो अपने जीवन की अधिकांश पारी खेल चुके, जो ये रिस्क ले सकते हैं कि वो ग्रहण की अवधि में भोजन करें, जो जिनके लिए भोजन ज्यादा आवश्यक है, ग्रहण से होने वाले नुकसान छोटे हैं। यहां रिलेटिविटी की थ्योरी है जी। वो ये है कि एक यंग व्यक्ति को भोजन से होने वाले जो नुकसान हैं वो लंबे समय तक असर देने वाले हैं, और एक वृद्ध व्यक्ति जिसका जीवन, जिसमें अनुभव बहुत है लेकिन जिसका बहुत थोड़ा सा जीवन शेष रह गया है, वो ये रिस्क लेने की स्थिति में है। और रही बात बच्चों की, तो बहुत सी चीजें छोटे बच्चों पर इंपैक्ट करती ही नहीं। बहुत सी चीजें छोटे बच्चे पर कोई असर ही नहीं करती। छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना जबरदस्त होता है, कहते हैं ना बच्चों में भगवान का निवास होता है, उनका इम्यून सिस्टम इतना जबरदस्त होता है कि विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट उसको एब्जॉर्ब करके आउट कर देता है। अब ये जो यूथ है या मिडिल एजेड लोग हैं, क्योंकि प्राणाः एव ब्रह्म, उपनिषद क्या कहते हैं, प्राण ही ब्रह्म है। जितना लंबा समय आपको जीवन में काम करने का मिलेगा, उतना ही बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे, उतना ही एक्सपीरियंस्ड आउटपुट सोसाइटी को आपको मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि सामान्यतया लोगों को इस दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई भोजन कर लेगा तो कोई बम नहीं फट जाएगा उसके शरीर में, और न तुरंत कुछ पता चलने लगेगा। इन द लॉन्ग रन इट शैल टेक लॉन्ग टाइम, धीरे धीरे, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन काल में सैकड़ों ग्रहण पड़ते हैं। हर ग्रहण में अगर उसने एक एटम जहर का ग्रहण कर लिया तो मिलकर के आगे चल के इन द लॉन्ग रन नुकसान कर सकता है। यह कोई इमीडिएट इफेक्ट देने वाली चीज नहीं है, कोई बिजली का बटन नहीं कि ऑन किया और झटका मारेगा, ये ऑन करते ही झटका नहीं मारेगा, लेकिन ये इंपैक्ट करेगा। और दूसरी तरफ वृद्ध लोग जो हैं, जो उम्रदराज लोग हैं या जो बीमार लोग हैं, अब एक बीमार व्यक्ति को एक दवा दी जानी है और दवा के पहले उसके पेट में कुछ होना चाहिए, तो अब कंपैरेटिवली हम कंपेयर करते हैं ना कि क्या ज्यादा जरूरी है। ऐसी सूरत में ग्रहण से होने वाले इफेक्ट माइनर हो जाते हैं, और वृद्ध व्यक्ति की या रोगी व्यक्ति के रोग की जो तीमारदारी है, जो उसका ट्रीटमेंट है, वो मेजर हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि बालक, वृद्ध, रोगी, इन पर यह सूतक लागू नहीं होता, इन पर यह नियम लागू नहीं होते। हमारे यहाँ सूतक या ये जो धर्मशास्त्रीय नियम है, जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए, जीवन की अवधि को लंबा करने के लिए, जीवन को लंबा खींचने के लिए, आदमी को काम करने का मौका देने के लिए बनाए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस उत्तर से संतुष्ट होंगी देवी प्रिया। बिल्कुल आचार्य जी, और अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं, क्योंकि कन्या राशि वाले काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, कन्या राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपकी जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान पर लगेगा। दूसरा स्थान स्वभाव कहलाता है, दूसरा स्थान धन होता है, अतः ये ग्रहण आपके धन पर, और अच्छा द्वितीयेश मार्केश, प्रबल मार्केश भी होता है। तो ये ग्रहण आपके धन स्थान पर लगने से, मारक जो मार्केश का स्थान है वहां पर लगने से 2 माइनस मिलकर 1 प्लस बनेगा। लेकिन ये चूंकि स्वभाव है, तो आपके स्वभाव में एक खलिश भी पैदा कर सकता है, आपको ऊर्जा की कुछ कमी भी महसूस हो सकती है। लिहाजा इस ग्रहण की अशुभ स्थिति से बचने के लिए
आपको ग्रहण के दौरान सूर्यदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए, सूर्यदेव को स्मरण करना चाहिए, सूर्यदेव की उपासना बगैर किसी विग्रह को छुए हुए करनी चाहिए, सूर्यदेव के निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। इससे लाभ होगा। और उम्मीद करता हूं कि अब हम अगली राशि यानी तुला राशि की बात करेंगे। जी आचार्य जी, हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक और सवाल मेरे मन में है और मुझे लगता है ये सवाल बहुत लोगों के मन में है। मैंने अक्सर अपने ही घर में सुना है बचपन में कि जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो खास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें एक्स्ट्रा एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि आपको बाहर नहीं निकलना है, आज सनलाइट में नहीं आना है, किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसके पीछे की वजह क्या है और किस तरह से गर्भवती महिलाओं को आज सावधानी बरतनी चाहिए? देखो, इसका साइंटिफिक जवाब यह है कि गर्भवती अच्छा, हमारा तो धर्म ही विज्ञान है भाई, तो हम अगर साइंटिफिक बात करते हैं तो हम तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट से भी एडवांस साइंटिस्ट हैं, हमेशा से रहे हैं। अभी क्या है कि एक जाइगोट बड़ा सेंसिटिव होता है, जो भ्रूण एक मां के पेट में है और अत्यंत संवेदनशील होता है। एक फ्रैक्शन में वो एक चीज को रिसीव करता है, और जो मां का शरीर है वो एक जबरदस्त, हमारा शरीर एक जबरदस्त मशीन है, बहुत जबरदस्त मशीन है, और मां का शरीर उसको रिसीव करके बहुत सी चीजें बच्चे तक पहुंचाता है। अभी देखो, डीएनए टेस्ट आजकल चल रहा है, तो डीएनए टेस्ट में लार से टेस्ट करते हैं। तो उस पर हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि बच्चे की लार में बच्चा जब मां का स्तनपान करता है तो मां के स्तन से जब बच्चे की लार छूती है तो मां के शरीर को यह सूचना मिलती है कि इस बच्चे को किन विटामिन्स और किन मिनरल्स की जरूरत है। मां का शरीर वो विटामिन्स मिनरल प्रोड्यूस करता है और दूध के जरिए बच्चे को सप्लाई करता है। ठीक यही सिस्टम अंदर पेट में भी है, जाइगोट। तो मां जो भी लेती, अच्छा, कई बार मां को एयर से या और चीजों से या अपने फूड से जो चीज मिलती है उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके बच्चे को देती है। तो अगर मां के पास कुछ नेगेटिविटी आई तो कई गुना मल्टीप्लाई करके जाइगोट के पास पहुंच सकती है, जो जाइगोट में एबनॉर्मलिटी क्रिएट कर सकती है, जो जाइगोट के लाइफ को हेल कर सकती है, जो जाइगोट के डेवलपमेंट में बाधा पहुंचा सकती है, जो गर्भस्थ शिशु के जीवन के लिए एक थ्रेट बन सकती है। अब देखो, आज की साइंस को फिर से खोज करना होगा कि सुई में धागा डालने को क्यों मना करते हैं, कुछ छीलने काटने को क्यों मना करते हैं, छौंकने बघारने को क्यों मना करते हैं। इस पर रिसर्च होना चाहिए ना। हम जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में ज्योतिष पढ़ाते थे तो वहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट वाले हमसे कहते थे वो अग्नि पुराण में ज्योतिष और वास्तु तत्व पर रिसर्च करा दीजिए। अरे काहे को करा दे भैया, वो तो जो लिखा है वो सब लोग जानते ही है, पढ़ लो उसमें जाके। इस पर रिसर्च होनी चाहिए, गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इट। इस पर रिसर्च होनी चाहिए, इस पर अनुसंधान होना चाहिए, उस पर शोध होना चाहिए। भाई ये तो हम बेसिकली जान गए, अब बायोलॉजी, अब जीव विज्ञान ये जान गया है, अब फिजियोलॉजी ये जान गई है कि मां के शरीर और बच्चे के शरीर का अंतरंग संबंध है। ग्रहण के दौरान इसमें क्या होता है, इस पर नए नए शोध और अनुसंधान होने चाहिए। फिलहाल हम ये बता सकते हैं कि हमारा धर्मशास्त्र ऐसा प्रोवाइड करता है और हमें इस बात के साक्ष्य उपलब्ध है कि हमारा धर्मशास्त्र जो कुछ भी कहता है वो पूर्णतः विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, पूरी तरह वैज्ञानिक है, और उसके अनुपालन से हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है और उत्तम फलों को प्राप्त करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जी आचार्य जी, हम अगली राशि के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले एक और सवाल है और फिर हम इसके बाद अगली राशि की बात करेंगे। सवाल ये है आचार्य जी कि कहते हैं कि सूतक लगने से पहले तुलसी के पत्ते तोड़ लेना चाहिए और घर में जो आपका पानी है, खाना है, हर चीज में तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए। तो इसका कारण क्या है? बहुत अच्छा है। देखो, तुलसी से ज्यादा प्रेफरेबल है कुश, लेकिन अब शहरों में कुश अवेलेबल नहीं है। और दूसरी जो दूसरा आता है प्रायोरिटी पे वो है दूर्वा। तीसरी प्रायोरिटी पे तुलसी दल आता है। तुलसी दल को हम एंटीबायोटिक शब्द तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन सैकड़ों बीमारियों में सहायक है। तुलसी के पत्ते में पारा भी होता है, मरकरी,
जिसको इसीलिए कहते हैं तुलसी का पत्ता चबाओ मत वरना पारे से दांत खराब हो जाएंगे, तुलसी का दल सीधे निगल लेना चाहिए। वो पारा बहुत सी शुद्धता क्रिएट करता है। तुलसी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस निगेटिव एनर्जी को जो ग्रहण के कारण आती है उसे चूस लेती है। पहली चीज़। अब टॉप प्रायोरिटी पे क्या था? वो था कुश। कुश जिससे हमारे यहाँ कुश का आसन बनता है। हम कुश के आसन पर बैठना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कुश का संबंध केतु ग्रह से बताया गया है। कुश विद्युत की जो तरंगे हैं उनका सबसे बड़ा कुचालक है। यह हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। हम कुश के आसन पर इसलिए बैठते थे कि हम जब कोई मंत्र जप कर रहे हैं उससे हमें जो कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है उसकी अर्थिंग ना हो जाए, उसकी अर्थिंग को रोकने के लिए हम कुश के आसन पर बैठते थे। अभी वही कुश हम खाने पीने की सामग्री में इसलिए डालते थे ताकि ग्रहण के समय जितनी निगेटिविटी वहां आ रही है कुश उसको रिपेल कर दे। इस मामले में दूसरा सेकंड प्रायोरिटी है दूर्वा की, दूब घास, जो विशुद्ध सेलुलोज है। उसकी भी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ उसी तरह, और दूर्वा गणेश जी को प्रिय बताई गई। विघ्न विनाशक गणेश के लिए सबसे प्रिय बताई गई है। तो किसी भी प्रकार के विघ्नों से दूर रखने में दूर्वा सहायक है। तीसरी प्रायोरिटी है तुलसी का पत्ता है। अगर ये दोनों न मिले तो तुलसी का पत्ता इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते में मौजूद पारा यानी मरकरी, जिसको केमिस्ट्री में Hg कहते हैं, वो एक बेहतरीन काम करता है और अच्छे तरीके से चीजों को रिपेल करने में सहायक है। अस्तु, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस बात को अच्छी तरीके से समझा होगा, और अगर अभी भी आपको कोई शक, कोई शुबहा रह गया है तो आप इस बारे में फिर से पूछिए। बिल्कुल नहीं आचार्य जी, और लगातार हमारे दर्शकों को आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रहे हैं कि आखिर ताकि लोग ये भी समझ पाए कि जो हमारे धर्म में यानी कि जो सनातन धर्म में किया जाता है उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, वो भी आचार्य जी लगातार आपको बता रहे हैं। आचार्य जी, अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, तुला राशि में ही यह ग्रहण लग रहा है। तुला राशि में चित्रा नक्षत्र भी है, स्वाति भी है। ग्रहण चित्रा नक्षत्र से शुरू होगा, स्वाति तक जाएगा। तो तुला राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके लग्न में लगेगा। जन्म पत्रिका में पहला स्थान स्वयं का होता है, शरीर का होता है, देह का होता है। अतः यह ग्रहण स्वयं आप पर और आपके शरीर पर लगेगा। आज आप अपने अंदर ऊर्जा की कमी महसूस कर सकते हैं, लिहाजा इस अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको ऊंची आवाज में अपने गुरु मंत्र, अपने इष्ट देवता के मंत्र, सूर्य मंत्र, गायत्री मंत्र इत्यादि मंत्रों को अवश्य अवश्य जप करना चाहिए। ग्रहण काल ही एक ऐसा समय है जब सामान्यतया ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने के लिए कहा जाता है। अन्यथा मारण के मंत्र अथवा विद्वेषण के मंत्र, इन मंत्रों को ही, जो षटकर्म हैं तंत्र में, उसमें मारण और विद्वेषण के मंत्रों को ऊंची आवाज में कहा जाता है। अदरवाइज केवल ग्रहण के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन्हीं मंत्रों को ऊंची आवाज में पढ़ना चाहिए। और चूंकि यह ग्रहण तुला राशि पर ही पड़ रहा है और तुला राशि का यह ग्रहण तुला राशि वालों के लिए जाहिर है कि सबसे महत्वपूर्ण है, तो तुला राशि, अच्छा तुला राशि के 2 नक्षत्रों पर है, चित्रा पर है और फिर स्वाति पे आएगा। गोचर जैसे समय बढ़ेगा, सूर्य आगे बढ़ेगा, चित्रा से स्वाति में आएगा। इसका ज्यादातर ग्रहण स्वाति नक्षत्र में है। अस्तु, तुला राशि वालों को निश्चित रूप से बहुत सतर्क रहना चाहिए। ग्रहण के बाद तत्काल कपड़े उतार कर स्नान करना चाहिए। देखो, ग्रहण के बाद आप गुनगुने पानी से तो नहा सकते हैं, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।